हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के 5वें वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के बारे में है। हाल ही में श्रीलंका बातचीत कर रहा है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहा है, आप लोग वेल अवेयर हैं। तो वो बातचीत कर रहा है आईएमएफ के साथ कि कुछ पैसे मिल जाएं, तो पैसे मिल जाएंगे तो थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। आपको याद होगा मतलब याद कैसे होगा, इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा 1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो हमने भी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लिया था, जिसके बदले में हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़े थे। तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी बातचीत करी है आईएमएफ से और उम्मीद है कि उन्हें 2.9 बिलियन का लोन मिल जाएगा। अब देखिए 4 बिलियन के आसपास का असिस्टेंस तो इंडिया ही दे चुका है और इन्हें अभी जो आईएमएफ से मिलने वाला है दैट इज अबाउट 2.9 बिलियन। पता नहीं इससे कुछ बात बनेगी भी या नहीं बनेगी। खैर काफ़ी जद्दोजहद है इतने से अमाउंट के लिए भी। 1944 में स्टैब्लिश किया गया आईएमएफ को। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन, जो डिप्रेशन आया था ग्रेट डिप्रेशन 1930s का, ऐसी सिचुएशन बाद में आती है तो कंट्रीज ओवरकम कर सके, इसी उद्देश्य से इसे ब्रेटन वुड ट्विंस के रूप में भी एक्नॉलेज किया जाता है। इट्स पार्ट ऑफ ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ बनाए गए थे जो यूएसए के ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के दौरान। इसे 190 कंट्रीज की मेंबरशिप है, तो लगभग ग्लोबल मेंबरशिप हो ही जाती है। इंडिया ने भी इसे 1945 के दिसंबर में ज्वाइन कर लिया था वाइल हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम स्टेबल बना रहे, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, इंटरनेशनल पेमेंट में कोई दिक्कत ना हो, सभी कंट्रीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर सकें। ट्रेड रेगुलेट करने का इनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रेड अच्छा रहेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, जो इनका बेसिक कॉज ऑफ कंसर्न है। 2012 में इनके मैंडेट को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया और इनके एम्बिट में वो सभी मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज डाल दिए गए जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को या वैश्विक स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं। फाइनेंसिंग की बात करें तो कंट्रीज इनको पैसा देते हैं। आईएमएफ के पास पैसा कहाँ से आएगा? अगर वो 2 बिलियन किसी को दे रहे हैं तो कहाँ से आया पैसा? ये पैसा दुनिया भर के देश देते हैं। वो देश जो इसके मेंबर हैं उनका अपना एक सब्सक्रिप्शन कोटा होता है। उस कोटा के बेसिस पे उनको जो अमाउंट पे करना है वो उसको करेंगे, असाइन कोटा के बेसिस पे। और अगर वो क्राइसिस में है तो उसी रेशियो में वो अमाउंट बोरो कर सकते हैं उसी पूल से, ताकि वो अपने क्राइसिस से निकल सकें। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर और ग्लोबल पॉलिसी एजेंडा, ये पब्लिकेशंस हैं जो आईएमएफ रिलीज करता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ये किसका है, ठीक है, तो पता हो कि ये आईएमएफ का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपेक प्लस के बारे में है। ओपेक प्लस अपने क्रूड ऑयल आउटपुट या सप्लाई को कम करने वाला है और ये कट होगा अक्टूबर 2022 से 100K बैरल्स का, यानी कि 1 लाख बैरल पर डे का कट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल की डिमांड है वो गिरी है, इससे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं। वो चाहते हैं ऑयल के प्राइसेस मेंटेन रहें, इसीलिए वो ऑयल की सप्लाई को कम कर देंगे। इससे हो ये सकता है कि इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया को अब महंगा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ जाएगा। बात करते हैं ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक प्लस को 2016 में बनाया गया। ये ओपेक कंट्रीज का एक्सटेंशन है। ओपेक कंट्रीज ऐसे देश हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ था। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि चूंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं और ओपेक का पार्ट नहीं है, इसीलिए ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करने में मदद नहीं मिलती, तो उन्होंने बाकी देशों को भी उसमें शामिल कर लिया और बना दिया ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में टोटल 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो ओपेक के प्लस में हैं। ओपेक में टोटल कितनी है? 13 हैं। इनके नाम है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। हो सकता है आपके लिए बहुत जरूरी ना हो, बट कुछ कंट्रीज के नाम तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है ओपेक में या ओपेक प्लस में, यू शुड नो। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेनेजुएला, ये सारे देश तो ओपेक में हैं। ये 13 देश हैं। आप इसमें 10 और जोड़िए, जैसे कि रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान। ये जब 10 और जुड़ते हैं तब बनता है ओपेक प्लस। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि रशिया जो है वो ओपेक का पार्ट नहीं है, वो ओपेक प्लस का पार्ट है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुशियार रिवर को लेकर जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में है। देखिए, बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट है वो हमेशा से सपोर्टिव रही है इंडिया को लेकर, लेकिन इंडिया बहुत सक्सेसफुल उन्हें कंसेशंस नहीं दे पाता, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंट्री जो आपके सपोर्ट में है आप उसे कंसेशंस नहीं देंगे तो वो अपनी होम गवर्नमेंट में वीक होने लगेगी, उसका विरोध ज़्यादा होने लगेगा कि आप उस कंट्री को सपोर्ट तो कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है। तो देखिए,
तीसरा नदी विवाद बहुत लंबा विवाद है, उसे अभी तक हम निपटा नहीं पाए हैं। अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल में जब शेख हसीना जी की विजिट इंडिया में हुई तो इंडिया और बांग्लादेश ने कुशियार रिवर के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अच्छी बात है। तो इस साइन किसके किसके बीच में हुआ? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ध्यान दीजिए 25 सालों में ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है। लास्ट टाइम अगर हमने कोई ट्रीटी वाटर को लेकर बांग्लादेश के साथ की भी थी, दैट वाज ऑन गंगा वाटर ट्रीटी, वो 1996 में हुई थी। इसका तो जो पानी है ये पैक्ट है, इससे फायदा मिलेगा सदर्न आसाम और सिलहट जो रीजन है बांग्लादेश का वहां पर। इस पैक्ट के तहत दोनों देश फ्लड का डेटा भी फ्रिक्वेंटली शेयर करेंगे। कुशियार नदी के बारे में बात करें तो देखिए, एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक नदी बह रही है उसमें एक नदी आके मिल गई तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। लेकिन एक नदी जा रही है और आगे उसके दो टुकड़े हो गए, वो दो फ्लोज में जाने लगी तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। तो पहली बात तो जो कुशियार है ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, रेदर ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटरी है तो किसी नदी से अलग होकर निकली होगी, बिल्कुल। जो बराक नदी है वो आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, कुशियार और सुरमा नदी में। तो ये कुशियार नदी बराक की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये कुशियार जो है नदी है ये ओरिजिनेट होती है नागालैंड में और इसके बाद धीमे धीमे छोटी छोटी और स्ट्रीम्स इसमें आके मिल जाती हैं, ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलती हैं मणिपुर, मिजोरम एंड आसाम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जो प्लीनरी सेशन था, कुल मिला के एक कंप्लीट सेशन होता है 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, उसे व्लादिवोस्तोक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एड्रेस किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ये इंटरनेशनल फोरम है जो रशिया के व्लादिवोस्तोक में हर साल होस्ट किया जाता है। रशिया का ये पूरा फार ईस्ट का रीजन है, बिल्कुल यहाँ एकदम कॉर्नर पे आपको मिलेगा व्लादिवोस्तोक, नॉर्थ कोरिया के बिल्कुल नॉर्थ में ये लोकेशन है, ठीक है। तो 2015 से हर साल इसे होस्ट किया जा रहा है। रशिया का ये देखिए फार ईस्ट रीजन है, रिमोट एरिया है, साइबेरिया का एक परमाफ्रॉस्ट रीजन भी है बहुत सारा, तो वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैटर किया जा सके, ये एरिया भी डेवलप्ड हो, इसीलिए रशिया ने इस फोरम को बनाया हुआ है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रशिया के फार ईस्ट रीजन में सपोर्ट किया जा सके सभी कंट्रीज के कोऑपरेशन के साथ। की हाइलाइट्स क्या रही? इंडिया ने हमेशा डिप्लोमेसी और डायलॉग का इस्तेमाल किया। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगातार कोशिश वो करता रहा कि जो भी पीसफुल मीन्स हैं मुद्दे को निपटाने के उसको सपोर्ट किया जा सके। इंडिया रशिया के फार ईस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है फार्मा और डायमंड के सेक्टर में। फर्दर रशिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप भी काफ़ी अच्छी है। इंडिया चाहता है कि जो आर्कटिक सब्जेक्ट्स हैं, आर्कटिक का इशू है, उस पर भी इंडिया अपना कॉपरेशन इंश्योर करे और एनर्जी के फील्ड में भी इंडिया अपना हिस्सा बना के रखे। इस महीने 30 साल पूरे हो जाएंगे जब इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट ओपन किया था व्लादिवोस्तोक में, रशिया में, और इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने इस एरिया में अपना कॉन्सुलेट ओपन किया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया आइडियाज समिट के बारे में है। हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये 47 समिट थी। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स साउथ एशिया का जो है, इन लोगों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया और यूएस मिलकर बातचीत करते हैं। पिछले 47 सालों से इस फील्ड का इस्तेमाल करके कोऑपरेशन किया जा रहा है। इस बार की थीम थी मैक्सिमाइजिंग द नेक्स्ट 75 ईयर्स ऑफ यूएस इंडिया प्रॉस्पेरिटी। बात करते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को 1975 में फाउंड किया गया था। इसका काम है कि दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़िया बना रहे। अलग अलग फील्ड में ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाता है ताकि लॉन्ग टर्म कमर्शियल पार्टनरशिप मेंटेन हो सके इंडिया और यूएसए के बीच में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी के बारे में है। एनपीटी का रिव्यू कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुआ है न्यूयॉर्क में। हालांकि वहां पे कुछ ढंग का आउटकम निकला नहीं। रशिया का ऑब्जेक्शन रहा फंडामेंटली इस पूरे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एनपीटी देखिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जहां पे इस बात की कोशिश की जाती है कि न्यूक्लियर वेपन्स या वेपन टेक्नोलॉजी को स्प्रेड होने से रोका जाए और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पज से किया जाए। कब आया ये एनपीटी? एनपीटी को साइन किया गया था 1968 में और ये 1970 में इफेक्टिव हुआ। वर्तमान में इसमें 191 मेंबर्स हैं। बिल्कुल फंडामेंटल फैक्चुअल बातें हैं। 1968 में आया, 70 में लागू हुआ, 191 मेंबर्स वर्तमान में हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल नहीं है। इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है मैं भी आपको बता दूंगा। यहां पर देखिए, अगर कोई कंट्री एनपीटी का हिस्सा बनती है तो उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी प्लान्स ड्रॉप करने होंगे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं रखेंगे। ये एकमात्र ऐसा बाइंडिंग कमिटमेंट है किसी भी मल्टीलैटरल ट्रीटी में जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के डिसआर्मामेंट की बात करता है। गोल यही है कि आप हथियार रखोगे ही नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें 5 देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे एक्नॉलेज किया गया है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए थे। तो मतलब ये 5 देश लीगली न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं अंडर दिस एनपीटी। इसके बाद जिस भी देश ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर किए हैं वो इलीगली एक्वायर किए हैं। तो मतलब 5 जो परमानेंट सीट्स हैं
जैसे आप कौन से 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन उसके पहले आ गए थे? यूएसए, यूएसएसआर आ गया था, जिसके पास रशिया है, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। तो ये 5 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, बाकी सब इलीगल हो गए। इस बात पर आपत्ति है इंडिया को, पाकिस्तान को, तो इन लोगों ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। इंडिया का स्टैंड वही है कि जो 5 कंट्रीज हैं केवल वही क्यों न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, इसीलिए कई सारे देशों ने इसको साइन नहीं किया, जैसे पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान, इंडिया तो है ही। तो साउथ इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने तो पहले साइन किया था, बाद में विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। और अभी तो उन्होंने कुछ समय पहले खुद को डिक्लेयर भी कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और इसे हम रिवर्स नहीं करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन बना भी लिया है और खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया हमेशा से एनपीटी को डिस्क्रिमिनेटरी मानता रहता है, इसीलिए इंडिया ने कभी इसको साइन नहीं किया। और डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 5 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन क्यों रहेंगे, ऐसी क्या बुराई है बाकी के लोगों में जिन्होंने बाद में बनाए हैं। और अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना तो फिर सब छोड़ दो ना, मतलब आप 5 क्यों रख के रखोगे, आप लोग भी छोड़ दो। बाकी इंडिया तो हमेशा से कहता है कि सब लोग छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। तो ये मामला है एनपीटी का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो सेक्रेटरी जनरल हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, उनके साथ। ये एक मैकेनिज्म है कंसल्टेशन का कि कैसे इंडिया और जीसीसी आपस में बातचीत करेंगे मुद्दों को रिजॉल्व करने के लिए। द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ, इसका एक दूसरा नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें जो देश शामिल हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। अगर देशों की संख्या कम है तो आप जरूर से उनके नाम जानते रहिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई। तो आप इनके नाम जरूर से जानते रहिए, ठीक है। तो ओमान भी है, आपने देख ही लिया मैप में। जो काउंसिल का हेडक्वार्टर है वो रियाद में है, सऊदी अरेबिया में। इसे एक चार्टर के माध्यम से बनाया गया था 1981 में, जो 25 मई को साइन किया गया था। उसी के बाद जीसीसी को फाउंड कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में जो पहली मीटिंग थी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की, उसको इन पर्सन अटेंड किया। फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये हुई थी, तो उसमें वो शामिल हुए। देखिए यहाँ पर यूएसए और बाकी की जो पार्टनर कंट्रीज हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया था जापान के टोक्यो में 2022 में। नाम से स्पष्ट है, इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को बढ़ाना है, वो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कोऑपरेशन को बिल्ड करना है, ताकि रिजिलियंस बढ़े, हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यही सारे प्रयास इसमें किए जा रहे थे। 14 मेंबर हैं इसके आईपीईएफ के, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएस। आईपीएफ की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक सिक्योर और ओपन प्लेटफॉर्म तैयार करता है बिजनेसेस के लिए। क्या मामला रहा, देखिए इसके 4 पिलर्स हैं फंडामेंटल, जिसमें 3 में तो इंडिया को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक में इंडिया को आपत्ति हो गई। तो 3 को इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे सप्लाई चेन, टैक्स एंड एंटी करप्शन और क्लियर एनर्जी, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया। लेकिन फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, ये वाला मामला इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे खिलाफ है, बिकॉज इसको साइन करने का मतलब ये था कि हम एनवायरमेंटल, लेबर, डिजिटल ट्रेड और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कंट्रीज की वो हम फॉलो करें, और वो हमारे इंटरेस्ट में थी नहीं। तो हमने 3 प्रावधान तो मान लिए, लेकिन एक प्रावधान हमने मानने से साफ इनकार कर दिया इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में, जिस बात को लेकर निश्चित तौर पर अमेरिका को थोड़ी सी नाराजगी तो इंडिया को लेकर जरूर रहेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G20 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि हम अगले साल 2023 में G20 की लीडरशिप लेंगे, उसकी जो समिट्स वगैरह हैं उनको होस्ट करेंगे। तो ये तो पहले से तय है। G20 को 1999 में फॉर्म किया गया था, जब 1990s के दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो आज आसियान के देश हैं, वो बहुत तेजी से एक समय में डेवलप करते हैं, इतना तेजी से डेवलप करते हैं कि इन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि जो एशिया का ग्रोथ एजेंडा है वो इस रीजन से डेवलप होकर आएगा। ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरीके से यूरोप ने खुद को डेवलप किया है फंडामेंटली, वेस्टर्न यूरोप ने, बिल्कुल वैसे ही इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया डेवलप करेगा। लेकिन ये काम या ये प्रोसेस लंबा नहीं गया और 1996-97 के आसपास ये इकोनॉमीज लॉस में जाने लगी, जब इनका जो मार्केट है वहां से इन्वेस्टमेंट बाहर जाने लगा। खैर ये डिफरेंट मुद्दा है कि आखिर ये क्राइसिस क्यों आया, लेकिन उस क्राइसिस के बाद ये महसूस किया गया कि हमें दुनिया भर की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको एक साथ लाना होगा, ताकि हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लेकर आ सकें। इसके लिए मिडिल इनकम कंट्रीज का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इसी बैकड्रॉप में G20 को बनाया गया 1999 में। G20 एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसमें देखिए 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कवर हो जाती है, 80% ग्लोबल GDP कवर हो जाता है और 75% ग्लोबल ट्रेड इसके एम्बिट में आता है। इसके मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA और
EU, स्पेन को परमानेंट गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी लेने वाला है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2030 के लिए। इस प्रेसिडेंसी के तहत इंडिया लगभग 200 G20 की मीटिंग्स को होस्ट करेगा इंडिया में अलग अलग जगहों पे। जो G20 के लीडर्स की समिट होगी, जो हाईएस्ट लेवल की समिट होती है, ये 9 और 10 सितंबर को होगी 2023 में, और ये मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में। G20 का एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका इसलिए जरूरी होता है ताकि G20 की जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूअसली बनी रहें। इसमें एक कंट्री होगी जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है, एक कंट्री जो पहले थी, और एक जो आगे बनने वाली है। तो ये तीनों एक ग्रुपिंग बना के रखते हैं। तो जी ट्रोइका हमेशा वर्क करता रहता है। इसमें वर्तमान में देखिए इंडोनेशिया है जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, इटली जो इसके पहले था, और इंडिया जो इसके बाद बनेगा। तो ये ट्रोइका जो अभी है इसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया है। जब इंडिया को लीडरशिप मिल जाएगी तब इसमें इंडिया रहेगा, क्योंकि इंडिया तब प्रेजेंट हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा पास्ट, और ब्राजील को ऐड कर लिया जाएगा। जब ये ट्रोइका तैयार होगा तो ये एक ऐसा ट्रोइका बनेगा जहां पर तीनों डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, और ऐसा पहली बार होगा कि G20 ट्रोइका में तीनों कंट्रीज डेवलपिंग होंगे। यहां पर देखिए जो इटली है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडोनेशिया और इंडिया तो चलिए डेवलपिंग में आ जाते हैं, लेकिन तब जो अगला बनेगा उसमें तीनों डेवलपिंग होंगे। G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया लेगा तो इसमें एक प्रथा है, एक प्रचलन है कि गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया जाता है। तो इंडिया ने भी कुछ प्लान्स बना रखे हैं, जैसे कि हम बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में हम इन्वाइट करेंगे ISA को, CDRI यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी हम इन्वाइट करने वाले हैं गेस्ट IU के तौर पे। क्वेश्चन है G20 का यहाँ पर, ऐसे कौन से ये 4 देश हैं जो मतलब इसमें 4 देशों के नाम दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, तो कौन सा 4 ऐसा है जो G20 का पार्ट है? सही ऑप्शन है A, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, चारों ही G20 का पार्ट है। आर्टिकल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के बारे में है। अभी हाल ही में इसकी समिट को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया, कन्वीन किया गया। क्या रही की हाइलाइट्स, जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर बातचीत की गई कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के बारे में, जो 2023 से 27 के बीच में एप्लीकेबल रहेगा। फंडामेंटली ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान रहा, इसमें प्रोविजंस रहे कि किस प्रकार से जो सभी देश हैं वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश करेंगे, फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे, और मेंबर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। सो लॉन्ग टर्म गुड नेबरलीनेस पर बातचीत की गई। यहां पर चर्चा की गई कि ईरान को एक मेंबर के तौर पे SCO में एंट्री दे दी जाएगी। जब भी मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ कि कितने मेंबर्स हैं SCO में, तो एक बार बात आपके मन में कंफ्यूजन आती है कि ईरान को मैंने काउंटिंग में क्यों नहीं लिया। ईरान अभी SCO का मेंबर बनने की प्रक्रिया में है, इन द प्रोसेस है। अभी ईरान SCO का मेंबर बना नहीं है। ईरान को SCO के मेंबर बनाए जाने के तौर पर एडमिट कर लिया गया था 2021 में। आपने किसी को एक्नॉलेज तो कर लिया कि ठीक है हम आपको मेंबर बना लेंगे, लेकिन कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ मैकेनिज्म होता है जिसको कंप्लीट होने में समय लगता है। तो यद्यपि ये क्लियर हो गया है कि ईरान SCO का मेंबर बनेगा, लेकिन पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होके जो फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप है ईरान को मिलने में, वो मिलेगी 2023 में। तो 2023 के बाद से हम ईरान को SCO के मेंबर के तौर पर काउंट करेंगे। अभी ईरान इन द प्रोसेस है SCO का मेंबर बनने के लिए। जो प्रोसीजर है बेलारूस को SCO का मेंबर बनाए जाने को लेकर, उसे भी स्टार्ट कर दिया गया है, उसे भी एडमिट कर लिया गया है। तो वैसा नहीं कि बेलारूस मेंबर बन गया, प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे अब ईरान को ही कितना समय लग गया मेंबर बनने में, तो बेलारूस को और भी टाइम लगेगा। जब बन जाएगा तब हम बात करेंगे। इसके अलावा मालदीव्स, बहरीन, म्यांमार, UAE, कुवैत, इन सभी देशों को SCO डायलॉग पार्टनर का जो स्टेटस है उसको ग्रांट करने पर भी बातचीत हुई है। वाराणसी को SCO के टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे एक्नॉलेज कर लिया गया है। ये न्यूज़ तो पहले भी आई थी और हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि वाराणसी को नॉमिनेट कर लिया गया है पहली SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे। 2022 से 23 के बीच में ये सिटी रहेगी। देखिए SCO जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, इसमें जो भी मेंबर्स कंट्रीज शामिल हैं उनमें से एक एक सिटी को ये हर साल उठाएंगे और उन्हें टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि उस शहर में टूरिज्म, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंज को एक सेंटर के तौर पे, मतलब उस सिटी को सेंटर मान के इसे स्प्रेड किया जाएगा और उस शहर को भी इससे फायदा होगा क्योंकि लोग वहाँ पे विजिट करेंगे। जैसे अभी वाराणसी को अगर डेजिग्नेट कर दिया गया है तो वाराणसी में कई सारे इवेंट्स होंगे 2022-23 के पूरे ड्यूरेशन में, और जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया जाएगा। तो वाराणसी एक तरीके से सेंट्रलाइज फॉर्म में इवॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए जो रेगुलेशंस हैं, किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी को SCO में टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल को बनाने को लेकर इसे तैयार किया गया दुशानबे SCO समिट में 2021 में।
इस दौरान तैयार किया गया कि ठीक है, एक नया सा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं ताकि एक शहर चुन लिया जाए जहां पे कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा मिले। एससीओ की बात करते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2001 में बनाया गया था और इसके लिए एक चार्टर साइन किया गया था 2002 में। हालांकि ये फोर्स में आता है 2003 में। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोप और एशिया दोनों के देश हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। जब से एससीओ बना तब से इसने लगातार प्रयास किया कि रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल किया जाए, जो रीजनल टेररिज्म है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, एथनिक सेपरेटिज्म को रोका जाए और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को भी रोका जाए। इनिशियली यहाँ पे देखिए जो मेंबर कंट्रीज हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। रशिया, चाइना, किर्ग रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये इसके वर्तमान के मेंबर हैं। ईरान का मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ईरान को अभी फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप नहीं मिली है, 2023 तक मिल जाएगी। एससीओ फुल फ्लेज्ड में आने से पहले इसे संघाई 5 के नाम से पुकारा जाता था। इसमें 5 देश जो हुआ करते थे, दोज वर कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। 4 देशों को ऑब्जर्वर कंट्रीज का स्टेटस भी दिया गया है, लाइक अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और एससीओ में कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की, जिनके साथ बातचीत होती है, ऑल्दो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है, जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ परमानेंट बॉडीज भी हैं, जैसे कि एससीओ का सेक्रेटेरिएट है, ये बीजिंग में लोकेटेड है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी है रैट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, ये तास्केंट में लोकेटेड है। ये परमानेंट बॉडीज हैं जो लगातार एससीओ की फंक्शनिंग के लिए काम करते रहते हैं। चेयरमैनशिप जो है वो हर मेंबर स्टेट को रोटेट होती है, एक साल किसी को मिलेगी फिर अगले साल किसी और को मिलेगी। एससीओ का सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस भी दिया गया है 2005 से ही। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में है। बहुत बड़ा सा नाम है, आपको परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बता देता हूं कि इसे शॉर्ट में कहा जाता है सीड ट्रीटी। तो हम इसे सीड ट्रीटी कहते हैं, आपके लिए समझना आसान होगा, मेरे लिए समझना आसान होगा। तो इंडिया अभी सीड ट्रीटी के लिए 9th सेशन इसकी गवर्निंग बॉडी का होस्ट करने वाला है। बैकग्राउंड ये है कि ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, जिसे हम सीड ट्रीटी भी कहते हैं, इसे 31st सेशन में अडॉप्ट किया गया था फाओ के, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, और नवंबर 2001 में ये सीड ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आती है। सीड ट्रीटी के अपने कुछ एम्स हैं। पहला एम तो ये है कि फार्मर्स जो क्रॉप्स की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी दुनिया में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरा काम तो ये है कि हम एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम स्टैब्लिश करें जहां पे ना केवल फार्मर्स बल्कि प्लांट ब्रीडर्स और साइंटिस्ट को जो भी प्लांट जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक्सेस दी जा सके, जिससे कि अगर वो कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकें। फर्दर देखिए, ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जहां से भी ये जेनेटिक मटेरियल लिया जा रहा है वहां की लोकल कम्युनिटी को भी उसका फायदा हो। 2004 में ये ट्रीटी इफेक्टिव होती है और 149 कंट्रीज अभी तक इसे साइन कर चुके हैं, रेटिफाई कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के बारे में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर साइन कर चुका है 96.3 मिलियन लोन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का मेन एम ये है कि इंडिया में लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए और जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज हैं उनको इंप्रूव किया जाए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश सेंटर्ड ये एक इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। 1966 में एडीबी को फाउंड किया गया। इसमें टोटल 68 मेंबर्स हैं, जिसमें 49 मेंबर्स जो हैं वो एशिया के रीजन से हैं। फर्दर ये कमिटेड है कि प्रॉस्परस, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एशिया और पैसिफिक बनाएंगे, और इनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए। फर्दर ये मदद करते हैं अपने सभी मेंबर्स को और पार्टनर्स को लोन देने में, टेक्निकल असिस्टेंस देने में, ग्रांट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट देने में, ताकि वहां पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। फर्दर ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया और पैसिफिक के रीजन में प्रमोट करते हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो डेटा अवेलेबल है 2019 के 31 दिसंबर का, जहां पर 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, जापान और यूएस, जिनकी शेयर होल्डिंग 15.6% की है। फर्दर चाइना 6.4%, इंडिया 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% पे है। हेडक्वार्टर्ड है फिलीपींस के मनीला में। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, इंडिया में प्रोजेक्ट चल रहा है जल जीवन मिशन, जहां पे प्लान ये है सरकार का कि हम सबकी रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक पाइप्ड वाटर देंगे।
टोटी वाला पानी सबके घरों में जाएगा, पानी वाली टंकियां बन रही हैं गांवों में और पाइपलाइन का कनेक्शन दिया जा रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसे ही मदद करते हुए एडीबी ने अपनी ये फंडिंग की है। इससे वाटर सप्लाई इंफ्रा बेहतर किया जाएगा और हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बेटर करेंगे ताकि हम सेफ, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रूरल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज पहुंचा सकें इंडिया के लोगों तक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि IFED के बारे में है। हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया में काफी ज्यादा उनका जो काम रहा वो हाईलाइटेड रहा। इसी रेफरेंस में IFED भी न्यूज में रहा। IFED इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है जो कि रूरल एरियाज में पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए लगातार काम करती रहती है। इस काम को करने के लिए ये एक तो ग्रांट देते हैं और दूसरा लोन देते हैं बहुत कम इंटरेस्ट पर। 1977 में इस एंटिटी को, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। इसके बनाने के पीछे वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस जो 1974 में हुआ वो था, उसी को आधार बनाकर इस इंस्टीट्यूशन को बिल्ड किया गया, बनाया गया। ये हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में। 177 मेंबर कंट्रीज हैं और ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर है, चूंकि हमने कॉन्टेक्स्ट में ही देखा कि इंडिया में इनका काम काफी ज्यादा हाल फिलहाल में हाईलाइटेड है। इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला ये है कि गरीब लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उनको मार्केट पार्टिसिपेशन में इंश्योर करके बेनिफिट दिया जाए, फर्दर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस पर भी फोकस किया जाए। हम जो भी काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए, और क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब ये है कि क्लाइमेट उस चीज को बेयर कर सके, उसे नुकसान ना हो। रिपोर्ट की बात करें तो ये हर साल रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं। ये इंडिया में 30 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जहां पे हम 2022 के एंड तक रियल टर्म्स में फार्मर्स की इनकम को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसमें भी शामिल रहेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में है। इंडिया अभी इसकी प्रेसिडेंसी अवेल कर रहा है और अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि AIBD ये एब्रीविएशन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। इसे 1977 में इस्टेब्लिश किया गया यूनेस्को के एम्बेट में। यूनिक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम, देखिए वैसे ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो UN स्केप, उन सभी देशों में काम करता है जहां पे UN स्केप अपनी सर्विसेज देता है। कोशिश ये करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो डेवलपमेंट है उन कंट्रीज में अच्छे तरीके से हो। तो AIBD के पास जिम्मेदारी है कि वो वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट तैयार करें एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इनके डेवलपमेंट शामिल होते हैं। ये एक विंडो देते हैं रीजनल पॉलिसी मेकर्स को कि वो बाकी रीजन में जिस तरीके से काम हो रहा है उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकें। ये इंटर रीजनल लिंक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो मीडिया के सेक्टर में इन्वॉल्व लोग हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट है कोलालंपुर में, इसे मलेशिया की सरकार होस्ट करती है। AIBD में वर्तमान में 26 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, 43 ऑर्गेनाइजेशंस और 52 एफिलिएट मेंबर्स इसमें शामिल हैं। UN स्केप की बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि UNESC, इसके 5 रीजनल कमेटीज हैं और उनमें से एक रीजनल कमेटी है UN स्केप। तो UN स्केप यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक रीजनल कमेटी है 5 में से। इसे बनाया गया था ताकि एशिया और पैसिफिक या एशिया और फार ईस्ट जो रीजन है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके और इकोनॉमिक रिलेशंस इस रीजन में जो भी देश शामिल है उनमें बढ़ोतरी हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। हाल ही में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को। टॉपिक रहा प्रमोट कॉमन सिक्योरिटी थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन। UN चार्टर 1945 के माध्यम से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है UNSC। अगर एक UNSC है तो बाकी के 5 कौन से हैं? उनमें दूसरा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह होता है। तीसरा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था तो ऐसी स्थिति आ रही थी कि कई सारे ऐसे देश थे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल सकते थे। थोड़े समय के लिए उन देशों को संभालने की जिम्मेदारी ट्रस्टीशिप काउंसिल को दे दी जाती थी। हालांकि अब कोई देश ऐसा नहीं रह गया जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल की जरूरत पड़े, इसीलिए ये संस्था मोर एंड लेस अब काम नहीं करती। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट ये लगातार काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें, जो इनसे होता नहीं है। ये फर्दर ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म को भी प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट हैं उनमें शामिल हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA। इनका बाकी जो 10 होते हैं नॉन परमानेंट वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
और स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, जैसे कि अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स से 5 लोग आएंगे, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 2 और 1 यहाँ पर 1 है, लैटिन अमेरिकन स्टेट से 2 और वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से 2, ताकि हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। काउंसिल में एक कंट्री के पास एक वोट होता है। अगर 15 मेंबर्स हैं तो किसी भी रेजोल्यूशन को पास होने के लिए 9 वोट्स की रिक्वायरमेंट इन जनरल होती है। लेकिन अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने नो वोट कर दिया तो ये वीटो की तरह काम करता है और प्रस्ताव रोक दिया जाता है। 2009 में एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका टर्म क्या होता है। खैर, ये आसान प्रश्न था, सही जवाब इसका बी यानी कि 2 साल था। आर्टिकल ग्रुप ऑफ 4 या फिर G4 के बारे में है। आप सभी लोगों को पता है कि 76 सेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, उसी के पैरेलली G4 कंट्रीज ने अपनी बातचीत को उठाया और ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट नीड है रिफॉर्म की। आपको बता दूं कि G4 कंट्रीज कन्वेंशनली यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट की डिमांड करते रहे हैं कलेक्टिवली। G4 कंट्रीज को 2005 में बनाया गया था। यह ग्रुप प्राइमरली फोकस्ड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर और चारों मेंबरशिप्स, जो चारों देश हैं उनकी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। इसमें शामिल चारों देश एक दूसरे की परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी को सपोर्ट करते हैं। इसमें 4 देश जो शामिल हैं, 2000 इंडिया ऑब्वियसली रहेगा, जर्मनी, ब्राजील और जापान। पूछ लिया जाए कि G4 में कौन से देश हैं तो आपको नाम पता हो, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील और जापान। इसका एक काउंटर ग्रुप है जो इनकी मेंबरशिप का विरोध करता है, दैट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, UFC ग्रुप। इसे पॉपुलरली कॉफी क्लब के नाम से पुकारा जाता है। ये इनफॉर्मल क्लब है, ऐसा नहीं कि इनका कोई सेक्रेटेरिएट है, कोई संस्थागत स्वरूप है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ग्रुप काफी पहले बन गया था, 1990s के समय में ये ग्रुप बना था। इनका ये कहना था कि अगर परमानेंट सीट्स में किसी प्रकार का एक्सपेंशन होना है तो उसके लिए एक पूरा कंसेंसस चाहिए होगा। कुल मिला के ये चाहते ही नहीं कि परमानेंट सीट्स में किसी प्रकार का एक्सपेंशन हो। इसका कारण ये है क्योंकि इसमें शामिल देश इस बात को लेकर श्योर हैं कि अगर एक्सपेंशन होगा तो उन्हें तो सीट नहीं मिलेगी और जिसे मिलेगी हो सकता है उसको लेकर इन्हें आपत्ति हो। इस ग्रुप को लीडरशिप दी जाती है इटली के द्वारा। 2005 में जब G4 कंट्रीज बनी तो इन्होंने G4 नेशंस का विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि ये देश इंडिपेंडेंट तौर पर तो उसके पहले भी डिमांड रेज करते ही रहे हैं परमानेंट सीट के लिए, तो वो उसके पहले इंडिविजुअली उनको अपोज करते थे। लेटर ऑन G4 कंट्रीज का विरोध UFC के द्वारा किया जाने लगा। इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं 2000, इटली, स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और टर्की। यहां पे पाकिस्तान है जो इंडिया के बिड को अपोज करेगा, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई UFC को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में है। ये अलायंस हाल फिलहाल में बना है। इस प्रकार के अलायंस अगर बनते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन पर ध्यान दें, बिकॉज प्रश्नों की आने की संभावना रहती है। जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के, उन्होंने इसे बनाया है। ध्यान दीजिएगा, ये उन कंट्रीज का ग्रुप है जो पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। अक्सर ऐसे ग्रुप्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं जो उसे एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पे खरीदने वाले देशों ने जो एशिया के हैं ये अलायंस बनाया है। इसमें शामिल हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। काफी स्ट्रेंज है ना कि इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, बिकॉज दोनों ही पाम ऑयल के अच्छे कंज्यूमर हैं। तो ये सभी लोग एक साथ आए हैं, उन्होंने एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया हुआ है, जिसे आप अपोआ कह सकते हो शॉर्ट में। अब क्वेश्चन आएगा ना और इंडिया के साथ पाकिस्तान दे देगा, तो अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको तो पता है कि हाँ पाम ऑयल अलायंस में पाकिस्तान है, और जिसको नहीं पता है उसको गेस लगाना होगा तो लोग पहले ही क्रॉस कर देंगे, प्राइमा फेसिया क्रॉस कर देंगे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर तो अलायंस नहीं बनाएगा। बट अलायंस है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। जानते रहिए इन 5 देशों के नाम एकदम ध्यान से। जो अपोआ है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट है पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज का, उसको प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि पाम ऑयल का प्रोडक्शन आप देखोगे ना तो 2 देश मेजरली करते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। अब इसके बाद वो प्राइस वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं उन्हें एक साथ आना होगा ताकि उनके इंटरेस्ट बचे रहें। तो ये लोग कुल मिला के काम करेंगे कि ऐसी कंट्रीज
जो पाम ऑयल का कंजम्पशन करती हैं उनके इंटरेस्ट प्रिजर्व रहें, उनके हित प्रभावित ना हो। जो अलायंस है वो इस बात पर प्रयास करेगा कि पाम ऑयल को एक हाई क्वालिटी, इकोनॉमिकल और हेल्दी वेजिटेबल ऑयल के तौर पर ही रिकॉग्नाइज किया जाए। जो पाम ऑयल को लेकर उसकी एक नेगेटिव इमेज है उसे दूर किया जाए। देखिए, पाम ऑयल को लेकर ये बात पब्लिक डोमेन में रहती है मेजरली कि ये नुकसानदेह है हेल्थ के लिए। जो रिफाइंड ऑयल आप खरीदते हो ना, लाइट येलो कलर का, और उसमें पूड़ियां तल के हम लोग खाते हैं, तो कहा जाता है कि नुकसानदेह है। नुकसानदेह इसलिए है बिकॉज इसमें सैचुरेटेड फैट पाया जाता है और ये हार्ट डिसीज कॉज करता है। इसीलिए लगातार ये बात चलती है कि पाम ऑयल को कम कंज्यूम किया जाए। तो दे आर मेजरली इस बात को लेकर कंसर्न है कि इसकी निगेटिव इमेज को दूर किया जाए। जो मेंबरशिप है अपोआ की, इसे आगे चल के एक्सपेंड भी किया जा सकता है, जिसमें उन कंपनीज या इंडस्ट्री बॉडीज को शामिल किया जाएगा जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन या रिफाइनिंग में शामिल हैं। पाम ऑयल वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला वेजिटेबल ऑयल है। इसका इस्तेमाल केवल कंजम्पशन पर्पज से नहीं किया जाता, बल्कि डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल के तौर पे भी जो पाम ऑयल है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडोनेशिया और मलेशिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो लगभग 90% पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इंडोनेशिया सबसे बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है, दैट इज 45 मिलियन टन। इनका प्रोडक्शन 2021 का था, वी कैन एस्टिमेट। जो टॉप कंज्यूमर्स हैं वो हैं इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन। इंडिया का जो एनुअल इंपोर्ट है एडिबल ऑयल का, केवल पाम ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, सभी एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, वो 13 से 14 मिलियन टन का है। हम इंडिया में एडिबल ऑयल कंज्यूम नहीं करते, हम उसमें नहाते हैं, उसकी डुबकी लगाते हैं। हमारी फूड हैबिट ऐसी है कि ऑयल उसका इसेंशियल पार्ट है, उसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। अभी जो 13 to 14 मिलियन टन हम कंज्यूम करते हैं या उससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ तो अपने प्रोड्यूस भी करते हैं, ये तो इंपोर्ट का डेटा है। उसमें 8 मीट्रिक टन जो पाम ऑयल है उसे हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से। बाकी जैसे सोया या सनफ्लावर ऑयल है उसे अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करते हैं। एशिया लगभग 40% ग्लोबल पाम ऑयल कंजम्पशन अकाउंट करता है, जबकि यूरोप 12% पाम ऑयल का ट्रेड करता है। इंडोनेशिया, मलेशिया बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर हैं दुनिया के। सरप्राइजिंगली पाम ऑयल के या जो पाम ट्री होता है वो नेटिव नहीं है साउथ ईस्ट एशिया का, वो नेटिव है अफ्रीका का। जब यूरोपियंस ने कॉलोनी बनाई तो उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इस प्रकार के जो पाम ट्रीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया साउथ ईस्ट एशिया में। अब उसके बाद बहुत मैसिव स्केल पर उसे वहां उगाया जाने लगा, तेल निकाला जाने लगा। फर्दर ये भी कहा जाता है कि पाम ऑयल निकालने के लिए जो पाम ट्री प्लांट किए जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों की कटाई की जाती है, तो इससे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। ये भी कंसर्न्स रेज किए जाते हैं पाम ऑयल को लेकर। तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का एशिया में, 15% ग्लोबल इंपोर्ट इंडिया कवर करता है, चाइना 9%, पाकिस्तान 4% एंड बांग्लादेश 2%। तो ये सारे देश फिर एक साथ आ रहे हैं। खैर अभी तो इसमें चाइना शामिल नहीं हो सकता, आने वाले समय में चाइना को इसका हिस्सा बनाया जाए। 2021 में पाम ऑयल पे क्वेश्चन आ चुका है। पहला स्टेटमेंट था कि पाम ऑयल ट्री नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, शुद्ध रूप से गलत है। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका का नेटिव है, साउथ ईस्ट एशिया में तो ब्रिटिशर्स या बाकी जो कॉलोनियल पावर्स थी, नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया वहां पे। पाम ऑयल रॉ मटेरियल है कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक और परफ्यूम्स के लिए, ये सही है। पाम ऑयल बायोडीजल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये भी सही है। सो 2 and 3 विल बी द आंसर, बी इसका सही आंसर था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO ने अभी एक MOU साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, जब 42nd सेशन हुआ ICAO का मॉन्ट्रियल कनाडा में। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर फाउंड किया 2015 में। ये एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां पर काम देखा जाएगा कि आपने कितना काम किया सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए। हम नई टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेंगे। ये एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को इंश्योर करेगा अपने मेंबर कंट्रीज के लिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक प्लान है, ओसोवोग, जहां पे हम ग्रिड कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कई सारे देशों के बीच में। उसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA, जहां पे सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सन कभी सेट नहीं होता। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में तो सूरज की रोशनी हमेशा होती है। तो अगर हम सोलर पावर को एक सिंगल ग्रिड से कनेक्ट कर दें तो अगर एक जगह पे सूरज की रोशनी नहीं भी है तो जहां रोशनी है वहां से बिजली पैदा होगी और वहां ट्रांसफर होती रहेगी। तो लगातार हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। 109 देश ने इसे अभी तक साइन किया है, जिसमें से 90 ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस का कोई भी मेंबर देश इसका मेंबर बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये 1944 में स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है।
ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि ग्लोबल एयर नेविगेशन कैसे फ्रीली चलता रहे। इसे 7 दिसंबर 1944 को एक शिकागो में कन्वेंशन जो हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, उस दौरान शिकागो कन्वेंशन साइन किया गया। शिकागो कन्वेंशन जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है बाय एयर उसके प्रिंसिपल्स डिसाइड करता है और उसी के तहत ICAO को भी फाउंड किया गया। इसमें 193 देश हैं और इंडिया भी उसका हिस्सा है। हेडक्वार्टर्ड है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है कॉमन सिक्योरिटी से। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है कॉमन सिक्योरिटी 2022। ये रिलीज करी गई है इंटरनेशनल पीस ब्यूरो एंड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के द्वारा। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो आप एक चीज रियलाइज करो, मान लीजिए आप एक पर्सन हो, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैंने सिर्फ अपने आप को सेव कर लिया तो मैं सेफ हूं, बट ऐसा नहीं है। देखो कोई भी चीज, हमारी जो इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग्स, उसको अगर कोई चीज इंपैक्ट करती है ना तो वो हमें भी इंपैक्ट करती है। जैसे एग्जांपल समझो, इंडिया एक स्टेबल कंट्री है, पर इंडिया के आसपास आप देख लीजिए पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहां पर काफी बार हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। एंड इन सभी आसपास के पड़ोसी देशों की इनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट हमें इंडिया का भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कॉमन सिक्योरिटी का मीनिंग यही है कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमने अगर अपने आप को कि हम अगर सिक्योर हैं तो हम बिल्कुल सिक्योर हो गए, नहीं। जब तक हमारे सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की कम्युनिटीज, अगर वहां पर भी सिक्योरिटी नहीं है, वहां पर भी सेफ्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी देखने को मिल जाता है, राइट। जैसे आप देख लीजिए आजकल रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। अब इसका इंपैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी तो आया। कैसे सर? देखो बहुत सारे, जैसे आप जानते हो रशिया भी एंड साथ ही साथ यूक्रेन भी, ये वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स थे। अब जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो जो फूड ग्रेन्स की दुनिया में कमी आ गई, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा, ठीक है ना। तो सोचो, हमने सोचा कि हमें हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है। आप पेट्रोल के, डीजल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख रहे हो किस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये वॉलेटिलिटी क्यों आई है? क्योंकि कहीं और दूसरी जगह पे कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। इसी का मीनिंग क्या है कॉमन सिक्योरिटी, कि सब जगह अगर सिक्योरिटी होगी तब ही हम बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना। इसी को बोल देते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। दुनिया में कोई चीज एक जगह होती है तो उसका इंपैक्ट हमें दूसरी जगह पे देखने को मिलता ही मिलता है। इवन जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जो हम जनरल सिक्योरिटीज जनरल स्टडीज पेपर 1 में पढ़ते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक इंपैक्ट है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर काफी डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं एक कंट्री पे कुछ इंपैक्ट आता है, उसका दूसरी जगह पे इंपैक्ट आता है। तो यही वजह है कि हमें जो आज तक हम सिक्योरिटी को जिस तरह से सोचते आ रहे हैं, हमें उस नजरिए को बदलने की जरूरत है, राइट। और इसी वजह से कॉमन सिक्योरिटी का आइडिया थोड़ा नॉन वायलेंट अप्रोच की तरफ है। जो बात करते हैं ना यूनिवर्सल पीस की, अगर हम उस यूनिवर्सल पीस को कहीं ना कहीं अचीव करेंगे तभी हम पूरे दुनिया की सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। यहां पर देखो बात करी गई है 6 टोटल कॉमन प्रिंसिपल्स होते हैं कॉमन सिक्योरिटीज के। अब इसका मतलब क्या है? पहला मीनिंग है कि डर से फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। उसके साथ ही नेशंस का आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। देखो जो अभी डिस्कशन कर रहे थे कि एक कंट्री का इंपैक्ट दूसरी कंट्री पे आया, अगर सोचो कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट होता, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होता सभी के अंदर, तो डेफिनेटली कॉमन सिक्योरिटी को हम अचीव कर पाते। उसी तरह से आप देख भी रहे हो कि न्यूक्लियर रेस एक तरह से काफी लंबे टाइम पे हमने कोल्ड वॉर के टाइम देखने को मिली। अगर वर्ल्ड में हमें पीस चाहिए, कॉमन सिक्योरिटी चाहिए, तो चाहिए क्या? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है ना। लिमिटेशंस होनी चाहिए, आपके जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, मिलिट्री के ऊपर खर्चा कम होना चाहिए, तभी तो हम एक तरह से कंट्रीज के बीच में क्या एस्टेब्लिश कर पाएंगे, उनके बीच में ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाएंगे एंड उसी के बेसिस पे कॉमन सिक्योरिटी आ पाएगी। साथ ही साथ आपस में कॉपरेशन बढ़े, ग्लोबल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी। हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज भी देखने को मिलती है, यूनाइटेड नेशन उनका एक एग्जांपल है। उसी तरह से अलग अलग बॉडीज, ब्रिक्स हो गया, इस तरह से रीजनल लेवल पे भी कुछ ना कुछ हमें कॉपरेशन देखने को मिलती है अलॉन्ग विद रूल ऑफ लॉ, ठीक है। कुछ कंट्रीज के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, आपस में अच्छा एक्सचेंज हो, सॉफ्ट पावर का यूज हो वहां पे, ठीक है ना। पीपल टू पीपल रिलेशंस बेहतर बने, ये सारे कॉमन सिक्योरिटी में हमें हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड इस तरह से हो कि आने वाली नई नई चीजों को कॉरस्पॉन्डिंग में उसको देखा जाए। जैसे आप देख रहे हो आजकल साइबर थ्रेट्स कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेगेटिव सेंस में कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ये जो नए नए इमर्जिंग चीजें आ रही हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी प्रॉपर लॉज हो, और लॉज भी कैसे? पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये लॉज हो। ऐसा नहीं हो कि किसी कंट्री ने इनको अडॉप्ट कर लिया, किसी ने नहीं।
पूरी दुनिया अगर अडॉप्ट करेगी तभी तो हम क्या करेंगे, कॉमन सिक्योरिटी को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा ये एडिटोरियल। उसी तरह से अगला आर्टिकल हमारा डिस्कस कर रहा है इंडिया मॉरिशस सीईसीपीए। अब ये सीईसीपीए क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में ये एग्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनकी कमेटी थी, ठीक है ना, उसका पहला सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये आप जानते हो जो मॉरिशस है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और इंडिया के अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत सारे अच्छे रिलेशंस भी हुए हैं, ठीक है ना। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के साथ इंडिया और जापान ने मिलकर एशिया अफ्रीका के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे काम भी किए हैं। तो इस तरह से हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव होते जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर ये जो एग्रीमेंट है सीईसीपीए, इसके अंदर इंडिया और मॉरिशस ने क्या तय किया है कि हम आपस में ट्रेड को और फैसिलिटेट करेंगे। ट्रेड इन गुड्स हो गया, रूल्स ऑफ रीजन हो गया, सर्विसेज के अंदर कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ रीजन को मैं अभी थोड़ी देर में ही आपसे डिस्कस भी करूंगा। उसी तरह से ये जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, कुछ तरह के कई बार होता है ना कि कंट्रीज एक दूसरे पे ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देती है। या तो ये हो सकते हैं क्या, क्वांटिटेटिव, जो लिमिट करें कि कितनी क्वांटिटी दूसरी कंट्री से आएगी, ठीक है ना, ये क्वांटिटी को लिमिट करते हैं। ऑन द अदर हैंड कई होते हैं क्वालिटेटिव बैरियर्स, राइट। तो वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि आपने एक तरह से कुछ ना कुछ ये बोल दिया कि नहीं, आपके तो आपने जो चीज प्रोड्यूस करी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की चीजें भी बैरियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए इंडिया और मॉरिशस ने ये सीईसीपीए साइन किया हुआ है। इसके साथ ये सारे किस तरह से एक जगह से हम फैसिलिटेट कर पाए लोगों का मूवमेंट, गुड्स का मूवमेंट, सर्विसेज का मूवमेंट, ये सारी आसानी से हो पाए, इसके लिए हमने ये सीईसीपीए साइन किया है। बात करें देखिए इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस की, अगर मैं आपके साथ बात करूं तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस काफी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इवन आप देखो इंडिया में एफडीआई आप जानते हो हर साल काफी ज्यादा आती है। तो सिंगापुर जो कंट्री है ना, तो वर्ल्ड में सिंगापुर से सबसे ज्यादा इंडिया में एफडीआई आती है, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड तीसरे नंबर पे आती है मॉरिशस। तो इंडिया में एफडीआई के लिए मॉरिशस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया के लिए बन जाती है। बायलैटरल ट्रेड भी हमारा बढ़ता जा रहा है, एंड इवन ये जो सीईसीपीए है इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले सालों में ये फर्दर और इंक्रीज होता रहेगा। उसी तरह से स्ट्रेटेजिकली भी देखो, इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे ना मॉरिशस की, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। एंड इवन इंडिया की जो पॉलिसी है सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो इसके बेसिस के ऊपर इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मॉरिशस के साथ एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। इवन देखो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी बोला है कि मॉरिशस हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड का ही पार्ट बन जाता है। तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इन ओपन सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट की जो बात कर रहे थे हम, वहां पर भी किस तरह से मॉरिशस की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो नियरली 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग लोगों का आपस में कनेक्ट भी यहाँ है पर है। डिफेंस की फील्ड में भी, ठीक है ना, ट्रांसफर किए गए हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, हेलीकॉप्टर जो भी है, सारी चीजें हमने ट्रांसफर करी भी है। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे कि देखो चाइना हर पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये अपनी कहीं ना कहीं प्रेजेंस बना रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर, एंड सेम चीज हमें मॉरिशस के अंदर भी देखने को मिली हुई है। उसी तरह से राउंड ट्रिपिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मीनिंग होता क्या है कि मान लीजिए एक जगह से, मतलब मान लो इंडिया से कोई पर्टिकुलर पैसा गया, मान लिया मॉरिशस चला गया, फिर मॉरिशस से उसको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मतलब वहां तक हम लेके गए हैं कहीं ना कहीं, वहां से पैसा वो वापस से इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। हो सकता है कुछ तरह की शेल कंपनीज वहां पे ओपन करी जा रही हों, उनके थ्रू एक तरह से राउंड ट्रिपिंग करी जा रही है। तो ये सारे प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशनशिप में एक तरह के चैलेंज की तरह एक्ट कर रहे हैं। उसी तरह से देखो बात करते हैं रूल्स ऑफ रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो देखो जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उन्होंने बोला है कि अगर ना ये जो हमारे रूल्स है CAROR दैट इज कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ रीजन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट, एक ये और ROO दैट इज रूल्स ऑफ रीजन, इनके बीच में कभी अगर हमारे पास कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं, ठीक है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम रूल्स ऑफ रीजन को मानेंगे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मान लो किसी कंट्री के साथ साइन कर रहे हैं, तब होगा क्या, आपकी कंट्री से और मेरी कंट्री में जब भी कोई ट्रेड होगा तो या तो बिल्कुल जीरो रेट पे होगा, ये बहुत ही सस्ते दरों पे होगा, ठीक है ना। ट्रेड को काफी आसान ही बना देता है जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, ठीक है ना, जैसे UAE हो गया, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर, इन सभी अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया ने भी
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन कर रखा है। अब ये जो बात कर रहे थे हम कारोटार की, ठीक है ना, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ रीजन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ड्यूटी का जो अवेजन होता है, ठीक है ना, जब हो सकता है कि एफटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट्स को रूट करने की बात हो, तो ये चीजों को रोका जाए, इसके लिए CAROR TAR का यूज किया जाता है। मैं समझाता हूँ, देखो एक चीज ना, ये रूल्स ऑफ रीजन भी समझ ही लो। देखो मान लो कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री है बी। अब इन्होंने आपस में तय किया कि हमारे यहाँ पे 0% ड्यूटी लगेगी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। पर हो क्या सकता है, हो सकता है कि कंट्री सी आए, ये सी कंट्री का ए कंट्री के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि इनके बीच में जो ड्यूटी लगती है वो लगती है, मान लीजिए 40% लगती है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये सी कंट्री पता क्या करेगी, ये सी कंट्री अपने माल को पहले भेज देगी बी। इनका हो सकता है अपने आप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, तो यहाँ पे ये 0% पे गया, तो सी ने क्या किया, अपना सामान पहले बी में भेजा 0% ड्यूटी पे, फिर बी से ये सामान इंडिया में भेज दिया। अब यहाँ पर बी और ए के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो 0% पे आ जाएगा। तो टेक्निकली जो हमें 40% ड्यूटी यहाँ पे मिलनी थी, यहाँ पर इन्होंने उस पर्टिकुलर सामान को एक तरह से दूसरी कंट्री के थ्रू रीरूट करते हुए वो इंडिया में पहुंचा दिया, एक कंट्री के अंदर पहुंचा दिया 0% के अंदर। तो हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा ना, बिल्कुल। उसी के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ताकि ओरिजिन कहां पर हुआ है किसी प्रोडक्ट का, इसका पता लग पाए। ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री के अंदर कोई चीज बनी है और किसी पर्टिकुलर और कंट्री के साथ वो रीरूट करके इंडिया में पहुंचे। इसको रोकने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन को यूज किया जाता है, ठीक है। और जो मैं बात करता था COROR TOR रूल्स की, यहां पर क्या होता है, इनको वैल्यू एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग ना प्रूफ देना पड़ता है कि ये चीज वहीं पे ओरिजिनेट हुई है या नहीं हुई है, उसी बेसिस पे ड्यूटी कंसेशन वगैरह किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। आई होप रूल्स ऑफ ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इसका क्या मीनिंग है, देखो जो रशिया था और USA, आप जानते हो इनके बीच में काफी लंबे टाइम तक हमें कोल्ड वॉर देखने को मिली, ठीक है ना। अब देखो दोनों के बीच में एक तरह की रेस चली हुई थी, अलग अलग चीजों के अंदर, मिलिट्री के अंदर, ठीक है ना, स्पेस रेस भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग, उस रेस को थोड़ा कम करने के लिए एक आई थी स्टार्ट ट्रीटी, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको थोड़ा रिन्यू किया गया, तब उसको हमने क्या बोल दिया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमें न्यू स्टार्ट ट्रीटी देखने को मिलती है, जहां पर क्या हुआ, US और रशिया के बीच में साइन हुआ, ताकि हम एक लिमिट लगा पाए, एक कैप लगा पाए कि मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक वॉरहेड को हम नहीं डिप्लॉय करेंगे। तो एक तरह का ना एक लिमिट लगा दी कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और कितना, इसको मैक्सिमम लिमिट क्या लगाई गई, 1550, इससे ज्यादा डिप्लॉय नहीं किए जा सकते इन पर्टिकुलर कंट्रीज के द्वारा। इसी का मीनिंग क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ध्यान रखिएगा कि USA और रशिया के बीच में है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।